Hello everyone, welcome back to MV classes level O and HRM. Today we will cover conflict management. It come under the यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कोड 55 सिलेबस। हम सारे ऑलमोस्ट टॉपिक यूनिट 4 के करा चुके हैं। जब मैंने पीवाईक्यू देखा तो उसमें कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। दैट्स व्हाई टुडे आई विल कवर। Then what we will discuss today, we starting from the basic conflict. What is the conflict? Then क्या क्या sources होते हैं, कैसे हम reduce कर सकते हैं, कितना टाइप के होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, देन जो हमारा नेगोशिएशन स्ट्रेटजी क्या होती है, नेगोशिएशन प्रोसेस क्या होता है। मतलब आज हम जितने भी पीवाईक्यू से अब तक क्वेश्चन आए उसके बेसिस पे हमने ये टॉपिक तैयार किया। देन फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक प्रोसेस है देन बिगिन व्हेन वन पार्टी परसीव दैट अनदर पार्टी हैज नेगेटिवली इफेक्ट। देखो, अगर आप दो पार्टी काम कर रही हैं, भले वो इनकम्पेटेबल हो, सपोज मैं और मेरे कलीग काम कर रहे हैं लेकिन हम दोनों की वाइब मैच नहीं करती, हम दोनों का मैच नहीं करता, लेकिन हम दोनों को कभी ऐसा फील नहीं हुआ, तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। कन्फ्लिक्ट क्या होगा? जब हम दोनों में से किसी एक पर्सन को ऐसा लगेगा कि यस कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, मतलब ये चीज है जो एक पार्टी उसके बारे में सोचेगी, तब ये कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। जब हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, जब मुझे फील होगा कि ये मतलब ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर अच्छे से बिहेव नहीं है या फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे प्रमोशन मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं दे रही, तो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। हमेशा याद रखना, कन्फ्लिक्ट किससे अराइज होता है? परसेप्शन से। मतलब आपके पहले आप क्या कर दो? परसीव कर दो ना, उसके बाद आपको कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। परसेप्शन की जरूरत है। कन्फ्लिक्ट मस्ट बी परसीव बाई द पार्टी टू एग्जिस्ट। दो पार्टी है ना, उन दोनों के अंदर एक पार्टी को कन्फ्लिक्ट एटलीस्ट होना चाहिए परसेप्शन में, जब वो कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। अगर दोनों पार्टी में तो कोई अवेयर नहीं है, कोई लगता ही नहीं है, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड है, अगर हम दोनों में अगर मुझे फील हुआ कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट है। अगर हमें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं है। देन कोर इशू क्या है? इट इज अ बोर्न फ्रॉम इनकम्पेटेबिलिटी गोल। ये आता कहाँ से? कन्फ्लिक्ट कब आता है? जब हमारे गोल इनकम्पेटेबल हो, डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट हो, बिहेवियर एक्सपेक्टेशन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेती हूँ कि बॉस एक्सपेक्ट करता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड काम करो, लेकिन और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको अच्छा प्रमोशन मिले, लेकिन मिल नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। एक फैमिली का एग्जांपल ले सकते हो। जब साथ में रहते हो तो एक इनकम्पेटेबिलिटी हो, तो आपने देखा होगा आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं फैमिली में, तो ये कन्फ्लिक्ट है। ट्रांजिशन इन कन्फ्लिक्ट, मतलब अगर मैं एक इवोल्यूशन की बात करूं कि कन्फ्लिक्ट कैसे आता है, तो अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं, आई विल डिस्कस अबाउट द 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स है हमारे। जो पहला हमारा ट्रांजेक्शनल व्यू होता है हमारा, जो जो ये मानता है जो कन्फ्लिक्ट है ना वो हार्मफुल है, इरेशनल है, मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, इट लिंक्स टू डिस्ट्रक्शन। उनका ये मानना है, पहले के जो लोग थे, कि अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कन्फ्लिक्ट पता चल गया ना कि आप डिससेटिस्फाइड हो, आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपको वो चीज उसकी अच्छी नहीं लग रही, ये कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो उन्होंने पहले के लोग कहते थे कन्फ्लिक्ट तो हार्मफुल है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडिशनल व्यू है। लेकिन ह्यूमन रिलेशन व्यू आया हमारा 1942 1970 में। इन्होंने बोला कन्फ्लिक्ट नेचुरल है, मतलब है, अगर आप दो लोग हैं घर में तो कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। इनवाइटेबल आउटकम एट इन एनी ग्रुप, वो इसका आउटकम आता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना इसे खत्म कर सकते। लेकिन अब जो मॉडर्न एरा जो करंट में परसेप्शन है अबाउट द कन्फ्लिक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रैक्शनिस्ट व्यू है। इंट्रैक्शनिस्ट व्यू कहता है कन्फ्लिक्ट एब्सोल्यूट नेसेसरी, जैसे उन्होंने बोला नेचुरल है, वो आता है, ह्यूमन है, लेकिन आज की डेट में बोला है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत जरूरी है हमारे ग्रुप के लिए, अगर अच्छे से ग्रुप हमारा परफॉर्म करे। क्योंकि देखो, अगर सब चीज बहुत अच्छे से चल रही है, इसका मतलब आपकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, ठीक है, आप बहुत स्टैटिक हो, अनरिस्पॉन्सिव ऑफ चेंज हो, तो ये क्या होगा? ये हमारा इंट्रैक्शन व्यू है। जैसे अगर सपोज करो एक क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ और सब बच्चे कोई मतलब रिप्लाई नहीं कर रहा, या एक पार्टी है पर्टिकुलर, उस पार्टी के अंदर कोई कुछ नहीं बोला, बहुत स्मूथली चली, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्टक हुई है, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस डाउन है, तो कन्फ्लिक्ट होना भी बहुत जरूरी है, जैसे अपोजिशन पार्टी होना भी बहुत जरूरी है। तो ये हमारा इंट्रैक्शनिस्ट व्यू है। देन सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट, सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हमारा कन्फ्लिक्ट अराइज होता है?
अकॉर्डिंग टू स्टेफन रोबिन, द कंडीशन दैट क्रिएट इन 3 कैटेगरी, उन्होंने बोला कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारा 3 कैटेगरी का होता है। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन वेरिएबल, मतलब मैं जब कम्युनिकेट करूं तो आप उस चीज को ना समझो, मिसअंडरस्टूड कर लो, ठीक है, सिमेंटिक डिफिकल्ट है, कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करी जो समझ में नहीं आ रही तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। नॉइज इन कम्युनिकेशन चैनल, विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे सपोज एक है कि अगर किसी ने कहा कि अगर आपने कहा मैम आप बच्चा पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या मैं डेली अच्छा नहीं पढ़ाती, आज स्पेशली पढ़ाऊँ, मतलब मैंने उसे कहीं ना कहीं एज ए कॉन्फ्लिक्ट ले लिया। लेकिन वो हमारा किसके बेसिस होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस, मतलब आपने मिसअंडरस्टूड किया उसके टर्म को, कि इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट आता है। देन स्ट्रक्चर वेरिएबल, साइज ऑफ ग्रुप क्या है, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, जुरिडिक्शन क्लियरिटी क्या है, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। जब हम कोई स्ट्रक्चर वेरिएशन में क्या होता है, टास्क, आप टास्क बेस्ड कह सकते हो, इसमें क्या होता है कि कितना बड़े ग्रुप को आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है, तो जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या किसकी जिम्मेदारी क्या है, तो इन चीजों में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। स्ट्रक्चर कैसा है, विन लूज अवॉर्ड है, तो सपोज एक विन करेगा एक लूज करेगा, जो लूज करेगा तो उससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, जैसे एक पार्टी एक जीतेगी तो एक हारेगी, तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, लार्जर एंड मोर स्पेशलाइज्ड ग्रुप इज अ ग्रेटर देन लाइकलीहुड टू कॉन्फ्लिक्ट, जो लार्जर ग्रुप होते हैं या स्पेशलाइज ग्रुप होते हैं उनमें ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। देन कम टू द पर्सनल वेरिएबल, पर्सनल वेरिएबल होगा डिफरेंस इन इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम, हमारी पर्सनैलिटी टाइप कैसी है, अगर सपोज आप हाईली अथॉरिटेरियन हो या डॉगमेटिक पीपल हो, है या आपका पर्सनैलिटी टाइप इमोशन हो, तो उसके बेसिस पे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। देन कम टू इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो कर्ट लेविन ने मॉडल दिया था, जब कॉन्फ्लिक्ट हमारा प्योरली विद इन इंडिविजुअल ऑन माइंड एंड व्हेन मेकिंग डिसीजन, जब कॉन्फ्लिक्ट हमारा इंट्रापर्सनल है, सॉरी इंट्रा, देखो इंट्रा और इंट्रा में कंफ्यूज मत होना, जैसे इंट्रा होता है हमारा जब दो लोगों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो वो इंटर हो जाएगा, इंट्रा होगा जब विद इन, इंट्रा मतलब एक, विद इन, इंटर मतलब दो लोग, ऐसे याद रखना। तो अब इन्होंने बोला कि इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट कभी कभी होता है, हमारा माइंड कुछ और कह रहा होता है और हम कुछ और डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है, कि आपका प्योरली विद इन इंडिविजुअल, मेरा माइंड जब हम डिसीजन लेते हैं ये काम मैं करूं या नहीं करूं, या ये जॉब सेलेक्ट करूं या नहीं करूं, जब आप अपने आप से लड़ रहे होते हो तो वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कह रहा होता है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब आपको, आपके पास दो हाईली अट्रैक्टिव गोल है, ठीक है, पॉजिटिव है, सपोज आपके पास दो बहुत अच्छी जॉब है, एक्सीलेंट जॉब ऑफर है, तो अब तो ये अप्रोच करते हो, आपको अब कन्फ्लिक्ट होगा कि मैं इस जॉब को जाऊं या इस जॉब को जाऊं, पर इसे हम इजीली कन्फ्लिक्ट टू रिजॉल्व, इसे हम इजीली करते मतलब रिजॉल्व, क्योंकि इसमें कन्फ्लिक्ट है, दोनों अच्छी हैं, किसी को भी पिकअप करोगे तो कन्फ्लिक्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, डेट्स व्हाई पुट दिस कर्ट लेविन, तो अप्रोच हो गया जब दोनों साइड पॉजिटिव ऑफर है। देन कम टू अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस मतलब टू इक्वली नेगेटिव है, अनअट्रैक्टिव आउटकम है, वर्किंग जॉब यू हैव हेट एंड क्विटिंग हैविंग नो मनी, सपोज आप जहां काम कर रहे हो वहां आपको काम करना पसंद नहीं है उस जॉब से, लेकिन अगर आपने इस जॉब को क्विट कर दिया तो आपके पास मनी नहीं है, ठीक है, तो आपके पास अवॉइडेंस है, मतलब दोनों तरफ नेगेटिव अनअट्रैक्टिव आउटकम है, इधर भी जाओ कहना एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, कहाँ जाए हम, ठीक है, तो ये हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि ऑफर लीड टू इनडिसीजन और फ्रीजिंग, तो ये कहीं ना कहीं वो फ्रीज हो जाता है वहां की जगह, तो ये हो गया अवॉइडेंस। जैसे जहां हम काम कर रहे हो वहां का इन्वायरमेंट हमें बहुत टॉक्सिक लग रहा होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होता क्योंकि हमारे पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं है, तो ये तो बहुत कॉमन है ऑर्गेनाइजेशन में। देन अप्रोच एंड अवॉइडेंस, एक सिंगल गोल है जिसके पॉजिटिव भी कंसिक्वेंसेस है और नेगेटिव भी कंसिक्वेंसेस है, ठीक है, तो ये होता है अप्रोच, मतलब एक देखो याद रखना, अप्रोच मतलब पॉजिटिव, अवॉइडेंस मतलब नेगेटिव दूर भागना है, एंड अप्रोच अवॉइडेंस मतलब एक उसी का एक गोल पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब गेटिंग ए मेजर प्रमोशन डेट कम विद अ मासिव सैलरी इंक्रीज, ठीक है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल रही है लेकिन बहुत अच्छा प्रमोशन है, ठीक है, और लेकिन उसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपनी फैमिली को रिलोकेट करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को, ठीक है, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो ये सिखा तो बहुत है कि अपनी फैमिली को या तो छोड़ के जाओ या उनको रिलोकेट करो उनके अलग से, तो यहाँ भी आपका अप्रोच अवॉइडेंस होता है। तो आई होप आपको तीनों अप्रोच अच्छे से पड़ेगा, जो आप मैं पढ़ा रही हूँ 1 महीने में सारा PYQ बेस्ड है, पहले मैं एनालिसिस करती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, देन मैं उसके बेसिस पे टॉपिक कर रही हूँ। देन देखो अप्रोच दोनों तरफ बहुत अच्छे ऑफर है आपके, आप किसी को भी चूज कर सकते हो, सबसे कम कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अवॉइडेंस, दोनों जो हैं उनके आउटकम है, दोनों जो आपका डिसीजन है, एक आपका माइंड और आपका डिसीजन दोनों के नेगेटिव आउटकम है, अप्रोच है कि एक ही गोल के पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो है ना, तो इस तरीके से ये कट लेवल का मॉडल है।
देन कम टू रिड्यूसिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। मैं आपको पहले था, मैं ऑलरेडी इंटरपर्सनल बिहेवियर में जोहारी विंडो, ट्रांजेक्शन एनालिसिस सब बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर रही हूँ कि इसके थ्रू हम कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। ये किसने किया था, जोसेफ लेफ एंड हैरी, दैट्स वाई ये कहलाता है जोहारी, जो एंड हारी, ठीक है, हैरी। इंगम टू इम्प्रूव, इन्होंने बोला कि हमें ना ये जो हारी विंडो वो किस लिए यूज करती है, वो सेल्फ अवेयरनेस के लिए करते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन हमारा कम हो। तो इसके हमारे 4 एरिया होते हैं। ओपन एरिया, जिसे मैं अपने बारे में भी जानती हूँ, दूसरे लोग भी मेरे बारे में जानते हैं, तो सबसे ज्यादा यही मैक्सिमाइज होगा, जब भी तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। जब एक बात बता, लड़ाई कब होती है, या तो लोग हमारे बारे में नहीं जानते, या हम उनके या फिर हम अपने बारे में नहीं जानते, जब भी तो कन्फ्लिक्ट होगा। हमारी पर्सनैलिटी कैसी है हमें पता होना चाहिए ना। तो ओपन एरिया में दोनों चीज है कि हम भी, जो मेरी पर्सनैलिटी मैं जानती हूँ और मेरे बच्चे भी जानते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है। देन ब्लाइंड एरिया क्या है, ब्लाइंड मतलब कहते हैं अंधा है क्या, अंधे का मतलब है कि आपको अपने बारे में, अपनी खूबियां, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, लेकिन लोगों को पता है। तो आप इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, फीडबैक के थ्रू, के लोगों से फीडबैक लो। अच्छा मेरे अंदर पोटेंशियल बताओ, जैसे मैं आपसे फीडबैक लूं कि आप मुझे मेरे अंदर मेरी स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है, मुझे अपने बारे में नहीं पता, या मेरी वीकनेस बताओ। तो अगर आपको जो भी पता है आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो इससे क्या होगा कि हाँ, हम इस पर वर्क कर सकते हैं। देन हिडन एरिया, हिडन एरिया तो फेक इट, मतलब मुझे अपने बारे में पता है लेकिन मैं आप लोगों से छुपा के रखना चाहती हूँ, सेल्फ डिस्क्लोजर। मतलब इसमें क्या है कि मुझे बहुत सारी चीजें जो कि हिडन एरिया ना, कि हम अपनी बात अपने तक रखना चाहते हैं, प्राइवेट बात प्राइवेट तक रखना चाहते हैं, देन प्रोफेशनल तक। तो ये क्या होगा, इसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं, सेल्फ, अपने बारे में। मैं अगर किसी दिन यूट्यूब पे अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री, अपना अचीवमेंट्स या अपनी फेलियर्स बताऊं, तो ये मेरा हिडन एरिया बड़ा हो जाएगा ओपन एरिया की तरह। देन कम टू द अननोन एरिया, ना तो मुझे पता है मेरे बारे में, ना दूसरों को मेरे बारे में पता है, तो ये अननोन एरिया है। देखो ऐसे, ओपन एरिया, नोन टू अदर, नोन टू सेल्फ। ब्लाइंड एरिया, ठीक है, ब्लाइंड एरिया होता है कि नोन टू, अननोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर। देखो ये वाला, ठीक है, ब्लाइंड मतलब अंधा है, उसे अपने बारे में नहीं पता, दूसरों को पता। नोन टू अदर, नोन टू सेल्फ, ठीक है। और ये जो होता है हिडन एरिया, वो होता है अननोन टू अदर एंड नोन टू सेल्फ, देन अननोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर। तो इस तरीके से हमारा जो आ रही विंडो। देन कम टू द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस। तो अब हम इसको एनालिसिस कैसे करते हैं, क्यों होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, फिर भी मैं उसे ले दूं कि हम जो एरिक बनने ना कॉन्फ्लिक्ट को कैसे एनालिसिस करता है, कि उसे हम ईगो स्टेट में देते हैं। आपको पता है पैक मॉडल होता है, P स्टैंड फॉर पेरेंट, A स्टैंड फॉर अडल्ट एंड C स्टैंड फॉर चाइल्ड। तो पेरेंट, अडल्ट, चाइल्ड, ईगो स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव, प्रोटेक्टिव, क्रिटिकल, नर्चरिंग। तो पेरेंट ईगो स्टेट कैसा है आपका, पेरेंट ईगो स्टेट कैसा है, एक्टिव है, ठीक है, आप अथॉरिटेरियन हो, या बहुत नर्चरिंग हो, या फिर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, देन या आप क्रिटिकल हो, ठीक है, जजिंग होते हो। तो ये हमारा पेरेंट ईगो स्टेट है, तो इसके बेसिस पर कन्फ्लिक्ट है। देन अडल्ट ईगो स्टेट, एक्टिंग, रेशनल, लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव। यस, ये सबसे अच्छी स्टेट है कि आप कोई भी डिसीजन इमोशनली या अथॉरिटेरियन नहीं लो। जो हमारी यंग जनरेशन, ये अकॉर्डिंग टू एज नहीं होता, अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर होता है। तो अगर आप लॉजिकल के बेसिस पे कोई डिसीजन ले रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे हो, तो वो अडल्ट होगा। देन चाइल्ड ईगो स्टेट, एक्टिंग, रिबेलियस, इम्पल्सिव, डिपेंडेंट। ये क्या होता है, जब इनको नीड पूरा नहीं होता तो बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं, इम्पल्सिव, इन्हें कोई चीज चाहिए तो चाहिए। देन ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। तो ये कौन सी, तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी ईगो स्टेट के हो, कौन सी ईगो स्टेट से बात कर रहे हैं। जब आपको पता है कि मैं इस ईगो स्टेट से बात कर रहा हूँ, तो उसी स्टेट में बात करो, जिससे कन्फ्लिक्ट होगा नहीं। कन्फ्लिक्ट कब होता है, जब ये क्रॉस ट्रांजेक्शन होता है, मतलब आपने एक ईगो स्टेट से बात करिए और मतलब यू मैसेज फ्रॉम वन ईगो स्टेट गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट। मतलब जैसे मैंने एक पेरेंट ईगो स्टेट से बात करी और देन आपने सोचा वो अडल्ट ईगो स्टेट की तरह रिस्पॉन्स देगा, लेकिन उसने चाइल्ड ईगो स्टेट की तरह दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि टाइम क्या हो रहा है एज ए अडल्ट ईगो स्टेट, तो मुझे लगा कि वो एज ए मतलब लॉजिकल देगा कि 2 AM। तो कहते क्यों आपके पास घड़ी नहीं है क्या, इट जस्ट फ्रॉम द चाइल्ड ईगो स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अलग होता है। वो इस तरीके से पेरेंट या तो बहुत ज्यादा गुस्से नर्चरिंग है, या बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन। देन अडल्ट लॉजिकल के बेसिस पे, चाइल्ड अपना डिपेंडेंट होता है। देन कम टू द टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट। आपको पता है इंटरेक्शनिस्ट व्यू बोला, जिसमें मैंने बोला कि कन्फ्लिक्ट होना जरूरी है अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। तो आप क्या होगा, रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट हो गया। रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट 3 तरह के हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं। पहला रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट। देन रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट क्या होता है, इंटरपर्सनल क्लैश बेस्ड ऑन पर्सनल फ्रिक्शन एंड हॉस्टिलिटी। दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डिसफंक्शनल एंड डिस्ट्रॉय कोहेशन। ये क्या किसके बीच होता है, जब हमारे
पर्सनल के बेसिस, जब हमारे रिलेशन में इंटरपर्सनल क्लैश होता है, पर्सनल फ्रिक्शन है हॉस्टिलिटी का, आपका नेचर कैसा है, आपका रिलेशन कैसा है, उसके बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिसफंक्शनल होता है और आपकी डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो दो तरह के होते हैं, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है तो आपका फंक्शनल होगा, उसे हम बोलेंगे फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे। डिसफंक्शनल क्या हो गया, जो आपकी परफॉर्मेंस को ब्लॉक करे। ठीक है, तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्या करता है, जब आप माइंड में आपके चल रहा होता है, आपका माइंड एब्सेंट होता है, तो कहीं ना कहीं आप परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर पाते। देन आता है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है डिसएग्रीमेंट ओवर द एक्चुअल कंटेंट गोल ऑफ द वर्क। ठीक है, हम जब सपोज करो कि हम डिसएग्रीमेंट है, जैसे हम कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ऐसे पढ़ाएं, लेकिन जो हमारे सीनियर वो चाहते हैं ऐसे पढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है एक्चुअल कंटेंट को, वो हमारा टास्क कॉन्फ्लिक्ट है। और ये क्या है, फंक्शनल है। फंक्शनल है कि अगर, तो क्या होगा जब दोनों वो करेंगे तो एक राइट पॉइंट पे पहुंचेंगे कि यस ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये क्या है, फंक्शनल है एट लो टू मॉडरेट लेवल, मतलब लो से हमारा मॉडरेट लेवल जा रहा है। तो रिलेशनशिप में तो है ही हमारा खराब, उसमें तो डिसफंक्शनल है, ये फंक्शन है जिससे कि परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। देन इट प्रिवेंट ग्रुप थिंकिंग। ग्रुप थिंक क्या होती है, ग्रुप थिंक होता है जब आप एक ही पॉइंट पर कोई भी आर्गूमेंट नहीं करते हो, सब अग्री करते जाते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप थिंक से बचा रहा है। देन प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट ओवर हाउ द वर्क गेट डन, वो डज वांट। जब आपकी लड़ाई, देखो ये होगा कंटेंट की क्या प्रोवाइड कराना है, प्रोसेस होगा कि किस तरीके से हमें मतलब काम करना है, या कौन क्या काम करेगा, ये जो होता है ये प्रोसेस होता है। और ये फंक्शनल बहुत लो लेवल पे होता है बिफोर इट बिकम पर्सनल, नहीं तो अदरवाइज डिसफंक्शनल ही रहता है। अगर ये पर्सनल हो गया तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा हाई लेवल का, डिसफंक्शनल। देन कम टू द लुइस पॉन्टी 5 स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। देखो ये स्टेज, जितनी मैं स्टेज पढ़ा रही हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ो और इनका याद रख लो। वो कैसे पूछ लेता है, सीक्वेंस में लगाओ। तो आप कैसे लगाओ, जब आपको पता होगा इनका मतलब, जब भी सीक्वेंस में लगा सकते हो। तो लुइस पॉन्टी की 5 स्टेज याद रखना। पहली स्टेज है आपकी लेटेंट। लेटेंट का मतलब है कि कंडीशन एग्जिस्ट है, जैसे रिसोर्सेज की कमी है, रोल क्लियर नहीं है, पर हम दोनों में से किसी ने पहचाना नहीं है, मतलब नो कॉन्फ्लिक्ट इज रिकॉर्ड। अब तक आपको फील नहीं हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट है। लेटेंट का है ऑलरेडी चीज है। सपोज मैं कहीं काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं चला, पर है एक्चुअल में। और वहां पे आपका कंटिन्यूअस जॉब है, इवन क्लरिकल जॉब है, इस तरीके का, लेकिन आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक है, तो वो लेटेंट है। फर्स्ट स्टेज होती है कि चीजें हैं, रिसोर्सेज की कमी है, प्रॉपर टीचर नहीं है कि टीचर 5-5 घंटे क्लास ले रहा है, तो यहाँ पे है रोल एम्बिगिटी है, किसी का रोल कोई टीचर नहीं है तो उसकी जगह किसी को भेज दिया। तो ये क्या होगा, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। देन परसीव कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, जब आपको पता चला कि यस ये सारी चीजें हैं, अब आपको लगा कि आपका रोल तो क्लियर ही नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट है वो तो आपको मिल ही नहीं रहा। तो इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस दैट कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन देयर नो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे भी बस आपको अवेयर हुआ, यहाँ पे भी याद रखिएगा कोई भी इमोशंस नहीं है, सिर्फ आपको पता चला कि है। देखो पहले में कंडीशन है, एग्जिस्ट है, लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, परसीव में आपको पता चल गया कि कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन है, कि इसके रीजन से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपका पर्सनल लेवल पर कोई नहीं है। देन कम टू द फेल्ड कंसेप्ट। फेल्ड कंसेप्ट होता है द कॉन्फ्लिक्ट बिकम अ पर्सनलाइज्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बिगिन कोजिंग स्ट्रेस। अब क्या हुआ, अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट है अब उसका पर्सनल लेवल पे पर्सनलाइज हो गया। अब क्या हुआ, आप उसके कारण फटीग हो, स्ट्रेस हो कि यार ये इतना सारा काम दे दिया मुझे, मैं कैसे हैंडल करूं, या एंजाइटी है, हॉस्टिलिटी है, तो ये सारी चीजें आप मतलब फील्ड कॉन्फ्लिक्ट में फल्ट हो गए। तो बच्चे क्या होते हैं, परसीव और फेल्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। परसीव में समझते हैं वो परसेप्शन, मतलब फीलिंग्स। तो याद रखिएगा परसीव में सिर्फ आपको इमोशंस नहीं हुए, सिर्फ आपको पता चला। ठीक है, देन मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या हुआ, अब आके कह रहे हो कि यस मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, आर्गुमेंट कर रहे हो, है ना, और बता रहे हो, अग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हो, मैनिफेस्ट मतलब अपना कॉन्फ्लिक्ट निकाल रहे हो। देन कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमेथ, द लेगेसी द इफ रिजॉल्व पुअरली इफ वी डायरेक्टली बैक इनटू लेटेंट। देखो या तो ये हो जाए कंप्लीट, मतलब अगर खत्म हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो अगर इफ रिजॉल्व प्रॉपरली, तो है ना, तो फिर इफ ही डायरेक्टली बैक इनटू लेटेंट, तो अगर वो प्रॉपरली कॉन्फ्लिक्ट आपका रिजॉल्व हो गया तो फिर से अब नया लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। तो मतलब ऐसी हमारे स्टेजेस चलती रहती है। देखो इस तरीके से लेटेंट मतलब वहां पे स्कैरसिटी रिसोर्सेज है, सारी प्रॉब्लम है, पर आपको पता नहीं चला। परसीव में आपको पता चला, मतलब आप अवेयर हो गए इंटेलेक्चुअल। देन फील्ड में आपको महसूस होने लग गया। देन मैनिफेस्ट में आपने कन्फ्रंट किया, और 5 में आपने उसको रिजॉल्व किया।
देन कम टू द थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मॉडल। थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मॉडल्स क्या होता है, यहाँ पे मैं करेक्ट करती हूँ, ठीक है, मोड्स हैं, मतलब किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इनको कैसे हम सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन इज द कंपीटिंग। देखो दो तरह के लेवल बताए थे थॉमस किलमैन ने, या तो असर्टिव या कोऑपरेटिव। असर्टिव मतलब अपना फोकस, कोऑपरेटिव मतलब दूसरे का पॉइंट को अग्रीमेंट करना, कौन दूसरे को पॉइंट से अग्री करता है, असर्टिव कौन सिर्फ अपना ही, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ही हूँ, तो वो किस लेवल पे होता है, हाई या लो है, इसके बेसिस पे हम काम करते हैं। तो कंपीटिंग क्या होगा, हाई असर्टिव, लो कोऑपरेटिव क्या होगा कि हाई असर्टिव मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही सही है और दूसरे का आप पॉइंट कंसीडर करते ही नहीं हो। ये कभी यूज करता है, इमरजेंसी या अनपॉपुलर एक्शन के लिए, जैसे विन लूज अप्रोच। मतलब इनमें से क्या होता है कि दो पार्टी होती है, तो दोनों पार्टी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हाई रखती है, मतलब दोनों पार्टी जीतना चाहती है अपना आर्गुमेंट और दूसरी पार्टी को हराना चाहती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे कन्फ्लिक्ट कराज होते हैं, क्योंकि जो हारेगी वो फिर से कन्फ्लिक्ट में आ जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी है कि इनमें से एक पार्टी जीतेगी या दूसरी पार्टी हारेगी। तो इस तरीके से हम कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव हाई असर्टिव हाई कॉम्पिटिटिव, मतलब आप अपना पॉइंट भी कंसीडर कर रहे हो और दूसरे का पॉइंट भी कंसीडर करते हो। तो ये क्या मर्ज पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होता है, विन विन अप्रोच, मतलब दोनों आपसी सहमति अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो ये कौन सी सिचुएशन कहलाएगी, विन विन अप्रोच कहलाएगी। देन अवॉइडिंग। अवॉइडिंग क्या है, लो असर्टिव, ना तो मेरा कुछ है ना मैं सामने वाला का कुछ कर रही हूँ। तो यूज फॉर ट्राइबल इशू व्हेन अ कूलिंग ऑफ पीरियड इज नीडेड। तो आप क्या कहेंगे, ये कैसा ऐसा इशू है जब आपको लगता है कि शांति ही बेहतर है, ठीक है, छोड़ दो, इस टॉपिक को छोड़ना ही ज्यादा बेटर है। तो ये क्या हो जाएगा, लूज लूज अप्रोच हो जाएगा। देन कम टू द अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग क्या होगा कि मेरा जो, जब हम रियलाइज करते हैं कि मैं गलत हूँ सामने वाला सही है, जब आप सामने वाले को कॉपरेट करते हो, देन यूज कॉल द अकोमोडेट, मतलब दूसरे को आपने दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अग्री किया। यूज व्हेन यू रियलाइज यू आर रॉन्ग और बिल्ड सोशल क्रेडिट, या फिर आपको सोशल क्रेडिट डेवलप करना है तो आप दूसरे को जिता देते हो, ठीक है, लूज विन। देन कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग होता है मिड असर्टिव मिड कॉपरेट, जब दोनों पार्टी इक्वली पावर या फेस टाइम प्रेशर फेस करती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्सली विन पार्सली विन, दोनों पार्टी थोड़ा थोड़ा गिव अप करती हैं, देन कन्फ्लिक्ट को मैनेज करती है। तो ये हम कन्फ्लिक्ट इतने तरीकों से कर सकते हैं। तो देखो अब ऐसे याद रखो, सबसे बुरा है अवॉइडिंग, ना तो जो हमारा दूसरी पार्टी का भी लो असर्टिव है और कोऑपरेटिव भी लो है, तो यहाँ पे आपको क्या है, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना ही ठीक है ना, तो आपकी शांति हो सकती है। देन अकोमोडेटिंग, जब आपका खुद का पॉइंट रॉन्ग फील हो रहा है और दूसरे का सही लग रहा है, या फिर आप उसको अच्छा बनना चाहते हो सोसाइटी में, तो आप अकोमोडेटिव वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो कि ठीक है शांति है। देन कंपीटिंग। कंपीटिंग मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू विन है और दूसरा आपका लूज है, ठीक है, दूसरे का आप पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर नहीं करें, जब आपको पता है कि मैं सही हूँ या कोई इमरजेंसी डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग स्किल, तो कंपीटिंग। कोलैबोरेटिव हो गया, दोनों पार्टी हाई असर्टिव है हाई कोऑपरेटिव है, मतलब मैं अपना भी पॉइंट रख रही हूँ दूसरे का भी पॉइंट कर रही हूँ, दोनों को कोलैबोरेट कर रही हूँ, ठीक है। और देन कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब लो मीडियम असर्टिव मीडियम कोऑपरेटिव, मतलब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके हमने कन्फ्लिक्ट को मैनेज करा। कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आज करंट एरा चल रहा है उसमें ये बोला है कि हमें कन्फ्लिक्ट करना जरूरी है, मतलब आपको डिबेट करना जरूरी है। जैसे अगर आप कभी भी कहीं भी काम कर रहे हो ना, तो हर चीज में अग्री मत हो, आपको क्वेश्चन करना जरूरी है। जैसे अगर मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझसे क्वेश्चन करिएगा, मैम इसको पढ़ाइए, देन मैं पढ़ाऊंगी, तो इससे क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस और बेटर जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडेक्सवी, एक ग्रुप अगर ग्रुप बहुत शांति से चल रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्टेगनेट हो गया, उसकी परफॉर्मेंस रुक गई है। और इसके लिए मैनेजर क्या करता है, आप जानबूझ के फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक है, पहले डेविल एडवोकेट। डेविल एडवोकेट क्या होता है कि पर्पजली हम मेंबर को असाइन करते हैं, एक आर्गू देते हैं, उसके अगेंस्ट द मेजोरिटी ओपिनियन टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ डिसीजन। तो हमने एक ऐसा दे दिया कि जो ओपिनियन है उसके अगेंस्ट कोई ऐसा एक पर्सन मतलब हायर कर दिया, अब उसके बेसिस पे आप उनसे बोलेंगे कि यस अपने ओपिनियन को दो और अपने डिसीजन को स्ट्रेंथ करने के लिए, अपना डिसीजन को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। देन एक डेविल एडवोकेट हो गया, दूसरी हो गई ब्रिंगिंग आउटसाइडर। हमने किसी आउटसाइडर को बुला के ना उसके हम बैकग्राउंड वैल्यू मैनेजर साइकिल बिल्कुल हमारे जो प्रेजेंट मेंबर सबसे अलग है, देन हमने उसके सामने आके इस तरीके से उसको सजेशन या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाया, ठीक है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
रीअलाइनिंग वर्क ग्रुप द्वारा से हमने रीअलाइन करे, अल्टरिंग रूल करे, इंक्रीज इंटरडिपेंडेंसी टू डिस्टर्ब द स्टेटस क्यू, जो एकदम शांति से चला उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमने मतलब चेंजेस करे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक है। कि डेविड एटवुड एक ऐसा आर्गुमेंट किया, उसके अगेंस्ट सारे मेजर ओपिनियन को कंसीडर किया या बाहर से ला लिया जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही रिस्ट्रक्चर कर लिया। देन थर्ड पार्टी रिजोल्यूशन, जब आपको लगता है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, तो अब कौन थर्ड पार्टी कैसे सॉल्व करती है, तो मैं इस चीज को बता रही हूँ आपको। पहला है मीडिएटर। मीडिएटर क्या होती है? न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो दोनों साइड की होती है, ठीक है। इसके पास कोई फॉर्मल पावर नहीं होती कि यस आपको ये सॉल्यूशन मेरा मानना पड़ेगा। ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी वो फैसिलिटेट ए नेगोशिएट सॉल्यूशन through the reasoning and persuasion has no formal power to dictate a solution. Then ये तो हो गया मीडिएटर, कि आप उसने बता दिया कि जो न्यूट्रल है, मैंने आपको बता दिया कि ये डिसीजन अब आपकी मर्जी है, आप मानो या मानो। आर्बिट्रेटर क्या होता है? उसकी अथॉरिटी होता है, वो आपको बताता है कि ये आपको मानना ही पड़ेगा, अगर जो मैंने डिसीजन दिया है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो डिक्टेट हो गया ना, कि जैसे कोर्ट है, अगर उसने एक बार कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गया आर्बिट्रेटर। कंसिलिएटर क्या होता है? ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, वो प्रोवाइड अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन नेगोशिएशन एंड अपनी। एक होती है एक ऐसा कंसिलिएटर, आप एक ऐसा कंसिलिएटर ले जाते हैं जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, किसी ऐसे पर्सन पे जो दोनों पार्टी ट्रस्ट करती है। देन वो क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है नेगोशिएटर और अपोनेंट के थ्री, ठीक है। देन कंसल्टेंट, ये होती है इम्पार्शियल थर्ड पार्टी, वो फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द कम्युनिकेशन। जो ये कहते हैं इम्पार्शियल, पर्सनल नहीं है वो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। कंसल्टेंट आता है, वो उनको हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द कम्युनिकेशन एनालिसिस एंड फोकस करता है उनके रिलेशनशिप अच्छे रहे। तो ये हमारी थर्ड पार्टी होती है, 3-4 तरह। देन नेगोशिएशन स्ट्रेटजी, देखो कॉन्फ्लिक्ट है तो आप कैसे नेगोशिएट करते हैं? तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट बार्गेनिंग करो, ठीक है, या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग हो। इस नेगोशिएशन स्ट्रेटजी ऐसी तो है, नेगोशिएट करना है ना आप कॉन्फ्लिक्ट में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होती है? विन लूज, या तो एक पार्टी लूज होगी, एक पार्टी विन हो गया। हमारे पास तो फिक्स पाई है, ठीक है, कंडीशन है कि देखो हमारे पास यही है, अगर एक पार्टी इनमें से कंडीशन ये है तो एक पार्टी अगर ज्यादा शेयर लेगी तो दूसरी पार्टी को कम शेयर लेना पड़ेगा। तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूट पार्टी, है ना। पार्टी होल्ड रिजिड पोजीशन, ट्राई टू गेट बिगर शेयर, मतलब अपनी पोजीशन पे अब वो दोनों पार्टी कोशिश करती है कि ज्यादा शेयर मुझे मिले। तो यहाँ पे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। देन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होती है विन विन। ये अज्यूम करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि एक सेटलमेंट है, विन विन सॉल्यूशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पाई है ना इसको ही बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बड़ा करेंगे, जैसे लेबर है तो उसको वेजेस भी हाई मिल जाएगा और कंपनी को प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये हमारा होगा इंटीग्रेटिव, मतलब दोनों ने मिलकर पाई को ही बड़ा कर दिया, देन दोनों विन विन सिचुएशन में। तो ये स्ट्रेटेजी है कॉन्फ्लिक्ट में ना, नेगोशिएशन की। देन बटना, बेस्ट अल्टरनेटिव टू द नेगोशिएटेड अग्रीमेंट, सबसे लोएस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू टू इंडिविजुअल फॉर नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। तो इसमें क्या सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव देखते हैं कि यस हम यहाँ पे नेगोशिएशन अग्रीमेंट को क्लोज कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू है आपकी नेगोशिएशन अग्रीमेंट को, उसको लोएस्ट एक्सेप्ट, इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए जब भी आप नेगोशिएशन अग्रीमेंट कर सकते हैं। इट इज योर फॉल बैक प्लान इफ नेगोशिएशन इज फेल। तो अगर सपोज करो कि अगर ये फेल बैक प्लान हो गया तो आपका नेगोशिएशन भी फेल हो जाएगा। तो आप क्या कर दो, जो लोएस्ट होता है ना कि हाँ ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैं इतने पर मान जाऊंगा। देन देखो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में 100 है, तो एक पार्टी अगर 60 लेना चाहती है, दूसरी पार्टी भी 60 लेना चाहती है, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को तो हारना पड़ेगा। तो माई शेयर योर शेयर, देन वो कहेगी माई शेयर योर शेयर। तो ये क्या जीरो सम का गेम है, अगर एक को जीरो मिलेगा तो एक को सम मिलेगा, एक हारेगा तो एक जीतेगा। क्लेमिंग वैल्यू है, फिक्स रिसोर्स है, कॉम्पिटेटिव एडवर्सरी है, फोकस किस पे कर रहे हैं? पोजीशन पे, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। इंटीग्रेटिव का विन विन, तो ऐसा करते हो ये पाई है ना इसको ही हमने बड़ा कर लिया, देन तू भी 70% ले ले और मैं भी 70% ले लो। तो न्यू वैल्यू है ना, पॉजिटिव सम गेमिंग, क्रिएटिंग वैल्यू, एक्सपेंड रिसोर्स, कोलैबोरेट, कोऑपरेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम नेगोशिएशन स्ट्रेटजी करते हैं। देन 5 स्टेप नेगोशिएशन प्रोसेस, तो सबसे कैसे नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अब ये कैसे है? प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, डूइंग योर होमवर्क। सबसे पहले अगर आपका कहीं अगर नेगोशिएशन करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप प्रिपेयर करो, अपना होमवर्क करो कि टॉपिक क्या है, ठीक है, मैं किस चीज पे आज मैं आर्गू करने जा रहा हूँ। तो सबसे होमवर्क करो, व्हाट इज द नेचर, कॉन्फ्लिक्ट है किस तरह का, टास्क बेस्ड है, रिलेशन बेस्ड है, पर्सनल बेस्ड है, क्या आप गोल है, आपको क्या चाहिए, व्हाट इज योर बटना, बेस्ट अल्टरनेटिव बताया ना मैंने, नेगोशिएशन जो अवेलेबिलिटी जो होती है, ठीक है। तो ये हम अपना सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं
नेगोशिएशन में जाने से पहले। ठीक है, आपने पूरा प्रॉपर कर दिया। देन डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल, डिसाइडिंग हु विल डू द नेगो, जैसे आपकी टीम है तो आप ये देखो, जैसे वर्कर है तो वर्कर में भी एक जाएगा ना कि कौन डिसाइड करेगा, मतलब कौन जाएगा जो नेगोशिएट करेगा, और कहाँ पे ये नेगोशिएशन होगा, और कितने टाइम का होगा। तो आपने क्या किया, सारे रूल रेगुलेशन सेट कर दिए। पहले आपने होमवर्क किया, मतलब जाने से पहले कि कन्फ्लिक्ट कैसा है, क्या गोल्स है। देन आपने क्या किया, ग्राउंड रूल्स बना दिए, कौन करेगा, कितना टाइम होगा, कहाँ पर होगा। देन क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, बोथ पार्टी, अब क्या होगा, बोथ पार्टी एक्सप्लेन, एम्प्लीफाई, क्लैरिफाई, जस्टिफाई देयर ओरिजिनल डिमांड। दोनों पार्टी अपना सारा बताएंगे कि मुझे ये चाहिए, कंपनी कहेगी मुझे प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ मिनिमाइज करनी है, लेबर कहेगी मुझे वेजेस हाई चाहिए। दिस इज नॉट फॉर आर्ग्यूइंग बट फॉर एजुकेटिंग द अदर साइड। तो यहाँ पे आर्ग्यू नहीं करता, आप पहले सुनता है कि यस, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलेगी, यस इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, इनको हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो गया कि यस आपको चाहिए क्या, दोनों पार्टी को किससे क्या चाहिए। देन अब आ गया बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बार्गेनिंग एक्चुअल गिव एंड टेक वेयर कंसेशन आर मेड बाई बोथ पार्टी। जब आपने बता दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, जब यहाँ पे एक्चुअली चलता है हमारा गिव एंड टेक, डिस्ट्रीब्यूशन या इंटीग्रेशन नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी। देन क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मलाइज अग्रीमेंट करो कि डेट हैज बीन वर्क आउट एंड डेवलपिंग प्रोसीजर फॉर मेंटरिंग। ठीक है, तो पूरा हमने क्लोजर कर दिया। देन आपका अग्रीमेंट हो गया, जब आपकी जो डील है वो साइन ऑफ हो गई। तो ये हमारा नेगोशिएशन का प्रोसेस है। देखो इस तरीके से प्रिपरेशन किया, पहले मैं होमवर्क करूँ घर में जाके, देन ग्राउंड रूल बना दे कि यस कहाँ होगी, कैसे होगी। देन क्लैरिफाई कर दिया, देन आपने बार्गेनिंग करी किसको क्या है, देन आपने अग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नेगोशिएशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। आज हमारा जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन जो टॉपिक था, इसमें मतलब सिलेबस में नहीं है पर पीबीआईक्यू में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको कवर कराया। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर अभी भी लगता है कि कोई टॉपिक पढ़ा दो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिखिए। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल एंड टू क्रैक अ JRF। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।